गाइस वेलकम बैक टू द कैनेडियन फीवर चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कैनेडियन फीवर के इस वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर जैसा कि मैंने आप सभी को वादा किया था कि मैं एक राइटिंग टास्क टू के ऊपर वीडियो लेकर आने वाला हूं पील मेथड की, जिसे आप यूज़ करके एक हायर बैंड अचीव कर सकते हैं। तो ये वीडियो वही है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, सभी स्टूडेंट से, प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा विदाउट स्किप करके। हाँ, हो सकता है ये वीडियो थोड़ी आपको स्लो लगे तो स्पीड आप बढ़ा लीजिएगा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आप फिर अगेन उस पॉइंट्स को नहीं समझ पाएंगे जो मैं इस वीडियो में समझाना चाह रहा हूँ। ये आप ही का बेनिफिट है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात कहना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं राइटिंग के ऊपर वीडियोज़ और भी आती रहें, और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट दिखाइएगा अपना। और आपको इस चैनल पर और भी इस तरह की वीडियो देखने को मिलने वाली हैं, जिससे कि ये हेल्प से आप ना ही अपनी लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग इम्प्रूव कर सकते हैं इस चैनल की हेल्प से। और जब आप कनाडा में अपने जनरल आइल्स का भी एग्ज़ाम देंगे तब भी ये चैनल आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। तो मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर योर फ्यूचर यूज़। तो चलिए अब समझते हैं कि जैसा कि आप सभी को पता है, ये मैंने एक स्ट्रक्चर लिख के रखा हुआ है। स्ट्रक्चर ही सिर्फ नहीं डिस्कस करने वाला हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन, लाइव क्वेश्चन के साथ आपको पूरा सोल्यूशन बताऊंगा कि कैसे हमें इस मेथड को यूज़ करके एक हायर बैंड अचीव कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आप सभी को पता होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा कि इंट्रोडक्शन में हमें क्या करना होता है, रीफ्रेज करना होता है, एक थीसिस लाइन लिखनी होती है। इंट्रोडक्शन बस इतना ही होता है। बट हाँ, कुछ आइल्स ट्रेनर ये भी बताते हैं, आइल्स मास्टर ये भी कहते हैं कि हमें इसके अंदर इंट्रोडक्शन लाइन भी लिखनी होती है, या फिर कहूँ कि जनरल लाइन भी लिखनी होती है। अलग अलग ट्रेनर अलग अलग बात कहते हैं, वो दोनों ही सही हैं। जनरल लाइन एंड इंट्रोडक्शन लाइन दोनों ही सेम होती है। बट ये डिपेंड करता है, ये ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि आपको जनरल लाइन या इंट्रोडक्शन लाइन लिखनी ही है कोई भी पैराग्राफ को शुरू करने से पहले। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक जनरल लाइन लिख सकते हैं, बट इट्स डिपेंड करता है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। क्वेश्चन में हमें वो लिख सकते हैं या उसके लिखे बिना भी काम चल सकता है हमारा, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। अगर उसके बाद मैं बात करूँ बॉडी पैराग्राफ 1 की, एंड बॉडी पैराग्राफ के अंदर हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिंपल एक पील मेथड यूज़ करना है। और मैं ये बता दूं, ये पील मेथड कोई भी मैंने इन्वेंट नहीं किया है, ये ऑलरेडी बहुत टाइम से यूज़ किया जा रहा है। जो बच्चे सीबीएसई स्टूडेंट्स होंगे उन्हें पता ही होगा पील मेथड क्या है और कैसे यूज़ किया जाता है, क्योंकि उन्होंने बचपन से लेके अपने सेकेंडरी एजुकेशन तक ये पील मेथड यूज़ किया होगा अपने ऐसे राइटिंग टास्क के अंदर। हाँ, हो सकता है जो स्टेट स्टूडेंट हों, स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स हो, उन्हें इसके बारे में ना पता हो, या फिर उनके स्कूल में भी इस मेथड को यूज़ कराया गया होगा। तो BP1 में भी हमें पील मेथड यूज़ करना है, एंड BP2 के अंदर भी हमें पील मेथड यूज़ करना है अपने आइल्स राइटिंग के लिए। अगर मैं कंक्लूजन की बात करूँ, इसके अंदर हमें अगेन रीफ्रेज यूज़ करना है। किसका रीफ्रेज यूज़ करना है? हमने इस बार हमें इंट्रोडक्शन का रीफ्रेज इसके अंदर यूज़ करना है। और S1 S2 का मतलब क्या है? स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, यानी कि जो हमने स्टेटमेंट इसमें यूज़ की है BP1 में एंड BP2 को, इन दोनों को कंक्लूड करके हमें लिखना है। कंक्लूड करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस कंक्लूजन का मतलब ही है जो हमने इन दोनों चीज़ BP1 एंड BP2 में बात की है उसे कंक्लूज करना है। कुछ टीचर्स ये कहते हैं कि हमें कंक्लूजन में कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं करनी है, रिफ्रेश करो एंड स्टेटमेंट लिखो, कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं करनी है। तो जी हाँ, वो भी अपने कहने पर सही है, क्योंकि हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐड अलग से नहीं करनी है। लेकिन जो हमने BP1 एंड BP2 में इन्फॉर्मेशन लिखी है, हम उसे ज़रूर से ऐड कर सकते हैं। कंक्लूजन का मतलब ही क्या है? जो मैंने सब कुछ ऊपर लिखा है बॉडी पैराग्राफ 1 एंड 2 के अंदर, उसको मैं कंक्लूड कर रहा हूँ अपने कंक्लूजन पैराग्राफ के अंदर। तो चलिए अब इसके मार्क्स भी जान लेते हैं, इसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होती है। तो अगर मैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात बताऊं, तो अगर मैं टास्क इंट्रोडक्शन की बात करूं तो इसके 0.5 बैंड होते हैं, यानी कि 0.5 बैंड इंट्रोडक्शन के होंगे एंड 2.5 बैंड BP1 एंड 2.5 बैंड BP2 के होते हैं। कंक्लूजन की बात करूं तो अगेन 0.5 का कंक्लूजन होता है ये, यानी कि टोटल ये हो जाते हैं 6 बैंड के, एंड 3 बैंड्स के होते हैं हमारे टास्क 1। तो चलिए, ये तो रहा पील मेथड। अब पील मेथड जान लेते हैं, पील मेथड स्टैंड क्या करता है। पील मेथड की अगर बात करूं, पी से स्टैंड होता है मेक ए पॉइंट, है ना। हमें एक बॉडी पैराग्राफ के अंदर एक पॉइंट दे देना है। अगर ई की बात करूं, जो नेक्स्ट ई है उसका मतलब है एक्सप्लेन द पॉइंट क्लियरली, यानी कि जो हमने पॉइंट BP1 में स्टार्टिंग में एक पॉइंट दिया है उसे हमने एक्सप्लेन करना है। और नेक्स्ट ई का मतलब है एक्सपैंड योर पॉइंट बाय अ स्पेसिफिक एग्जाम्पल, यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई
एक पॉइंट दिया उसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ऐसे ऐसे होता है, और उससे रिलेटेड मैंने कोई भी एग्जांपल उसके अंदर ऐड कर दी। अब कुछ ट्रेनर ये भी कहते हैं कि जो हमारी एग्जांपल होनी चाहिए वो हमारी लोकल एग्जांपल नहीं होनी चाहिए, वो ग्लोबल लेवल की एग्जांपल होनी चाहिए। बट मेरा मानना बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हाँ आप दे सकते हो, लोकल एग्जांपल दे सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल जो मुंबई में ताज होटल पर अटैक हुआ था, आप उसको डेफिनेटली एग्जांपल दे सकते हो, बट जब भी आप मुंबई लिखोगे, मुंबई के ब्रैकेट में आपने इंडिया ज़रूर मेंशन कर देना है। ठीक है जी। अब एल का मतलब क्या है, लिंक योर क्वेश्चन, यानी कि जो मैंने पॉइंट बनाया है उसे एक्सप्लेन किया है, उसकी स्पेसिफिक एग्जांपल दी है एक्सपैंड करके, उन सभी को मैंने कंक्लूड कर देना, उन सभी को लिंक कर देना है क्वेश्चन के साथ कि हाँ भाई ये क्वेश्चन था, इससे मेरा ये लिंक हो चुका है। बट ऐसे नहीं लिखना है, उसको समझेंगे एग्जाम्पल के साथ कैसे यूज़ करना है। अगर मैं बात करूँ BP1 में, अगेन हमें यही मेथड यूज़ करना है और कंक्लूजन में आपको मैं बता चुका हूँ। तो चलिए अब बात करते हैं, क्या हमें यही यूज़ करने के बाद हम एक हायर बैंड अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये 6 बैंड का है, क्या मुझे इसको ये मेथड यूज़ करने से ही 6 बैंड मिल जाएंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, आपकी ये एक क्राइटेरिया ये पूरा कर देगा, यानी कि आपने स्ट्रक्चर एक प्रॉपर फॉलो किया है आइल्स राइटिंग टास्क 2 के लिए, जो कि मैंडेटरी है, जिसे यूज़ करके एक आप अच्छे बैंड स्कोर कर सकते हो। बट इसमें बहुत सारे अलग फैक्टर भी होते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी वोकैब अच्छी होनी चाहिए, आपने वोकैबलरी की यूज़ किया होनी चाहिए, लेस कॉमन वोकैब यूज़ की होनी चाहिए, आपने स्ट्रक्चर फॉर्मेशन अच्छी से यूज़ की होनी चाहिए। स्ट्रक्चर फॉर्मेशन से, टेंस फॉर्मेशन से मेरा क्या मतलब है वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा। और साथ ही साथ आपकी जो भी बातें होनी चाहिए वो क्वेश्चन की डिमांड हो, क्वेश्चन से रिलेटेड ही होनी चाहिए, कोई आपने अलग आलतू फालतू इन्फॉर्मेशन उसमें नहीं लिखी होनी चाहिए है। तो अगर मैं बात करूं तो क्या हम इसको फॉलो करने से ले सकते हैं? तो नहीं ले सकते हैं, बट हाँ आप एटलीस्ट 7 and 7+ बैंड स्कोर कर सकते हैं इस मेथड से। अगर आपको उससे हायर स्कोर करने हैं तो उसके लिए आपको ये भी यूज़ करना पड़ेगा, यूज़ द वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर टू अचीव द हायर बैंड स्कोर, फॉर इंस्टेंस सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, एक्टिव एंड पैसिव। ये मेरे कहने का क्या मतलब है, यानी कि जब भी हम BP1 लिखते हैं, इंट्रोडक्शन लिखते हैं या कंक्लूजन लिखते हैं, उसके अंदर हमें डिफरेंट टाइप ऑफ द टेंस फॉर्मेशन यूज़ करनी है। फॉर एग्जांपल सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, एक्टिव एंड पैसिव। अगर हम इस टाइप के स्ट्रक्चर फॉर्मेशन यूज़ करेंगे तो हमारे चांसेस हैं कि हम हायर बैंड अचीव कर सकें। ठीक है जी। इस वीडियो का ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इस वीडियो को अंदर मैं इसको इंक्लूड करूँगा तो ये पॉसिबल नहीं है कि आपको पूरी वीडियो आप देखें। तो पहले आज हम इस वीडियो के अंदर पील मेथड समझ लेते हैं। पील मेथड क्या है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको ये वाली मैं टेंस फॉर्मेशन बताऊँगा कि कैसे टेंस फॉर्मेशन के साथ खेलना है BP1 के अंदर। तो ऐसे ही हम वीडियो बनाते रहेंगे आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ मैंने एग्री एंड डिसएग्री का लिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक क्वेश्चन समझा दिया और आप जूझ रहे हैं कि सर अब तो हो ही नहीं रहा, हम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज नहीं कर पा रहे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नहीं कर पा रहे, डिस्कस बोथ व्यू नहीं कर पा रहे हैं एंड सो ऑन, जो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है, आपको हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे, यानी कि आपको वीडियो देखने को मिलेगी। ये सिर्फ एक ही वीडियो नहीं है। आज मैं एग्री एंड डिसएग्री कर रहा हूँ, कल को एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज का आपको वीडियो देखने को मिलेगा। तो चलिए अब सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एडवांस इन टेक्नोलॉजी हैव मींट दैट दे इंक्रीजिवली यूज मशीन्स टू डू जॉब that were previously done by humans. The benefit for far outweigh the disadvantage. Benefit far है, ये for नहीं है, far outweigh the disadvantage. To what extent do you agree and disagree? तो क्वेश्चन ये कह रहा है जो एडवांस इन टेक्नोलॉजी, जो एडवांस हुई है टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं, इंक्रीजिवली यूज़ मशीन्स टू डू जॉब्स, यानी कि जो एडवांसमेंट होने के कारण जो टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा मशीन का यूज़ किया जा रहा है कोई भी काम करने के लिए, जो कि पहले हम ह्यूमन द्वारा किए जाते थे। क्या इसका जो बेनिफिट है उसके डिसएडवांटेज से ज़्यादा है? क्या आप इस बात से एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो? ये आपका ओपिनियन हो सकता है। मैं फ़िलहाल एग्री करूँगा इस वीडियो के अंदर। ठीक है, मैं एग्री करके चल रहा हूँ, आप डिसएग्री करके भी चल सकते हो। तो चलिए अब अगर हम देखें इंट्रोडक्शन की लाइन के हिसाब से तो हमें रिफ्रेश करना है और थीसिस लाइन ही लिखनी है, बट नहीं, इसमें मैं अपनी एक जनरल लाइन भी ऐड कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर, वी आर लिविंग इन ए एज ऑफ फास्ट पेस्ड डेवलपमेंट, यानी कि मैंने ये अपनी एक जनरल लाइन ऐड की कि हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं जहाँ पर बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही है। एंड मशीन्स आर ऑफन चूजन ओवर ह्यूमंस एज दे आर मोर एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव, यानी कि मैंने जनरल लाइन को इसके साथ मिक्स किया है। कैसे किया है, यहाँ मैंने लिख दिया कि हम एक ऐसे टाइम में जी रहे हैं। ओके, मैं यही यूज़ कर लेता हूँ मार्कर। यहाँ से आप देखिएगा कि हम एक ऐसे टाइम में जी रहे हैं। ठीक है जी, हम ऐसे टाइम में जी रहे हैं जो बहुत जल्दी डेवलप्ड हो रही है। एंड मशीन्स आर ऑफन चूजन ओवर ह्यूमन एज दे आर मोर एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव, जो कि यहाँ पर जहाँ की लिखा हुआ है आप देख सकते हैं
यूजेज ऑफ मशीन्स टू डू जॉब डैट वर प्रीवियसली डन बाय ह्यूमन, यानी कि इसका मतलब ही मैंने इसे रिफ्रेश करके लिखा है, मशीन्स आर ऑफन चूजन ह्यूमन एज दे मोर एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव। यहाँ मैंने लाइन ऐड कर दी है, क्यों किया जा रहा है, क्योंकि वो एफिशिएंट है एंड कॉस्ट इफेक्टिव है, यानी कि पैसे बचते हैं, लेबर हमें महंगी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद मैंने एक उसका ड्रॉबैक्स भी दिया है, डिस्पाइट एक मैंने यहाँ कनेक्टर यूज़ किया है, डिस्पाइट मोर अनडिजायरेबल आउटकम सच एज फिजिकल इनएक्टिविटी एंड लॉस ऑफ जॉब्स, यानी कि इसके बावजूद कि ये एफिशिएंट है एंड कॉस्ट इफेक्टिव है, इसके हमें अनडिजायरेबल आउटकम्स भी देखने को मिल रहे हैं, जो कि हैं फिजिकल इनएक्टिविटी एंड लॉस ऑफ जॉब्स, यानी कि अगर मशीन्स ह्यूमन की जगह रिप्लेस हो रहे हैं तो लॉस ऑफ जॉब हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है। ठीक है जी, फिजिकल अनएक्टिविटी भी हो रही है, इनएक्टिविटी भी हो रही है, हम इतने एक्टिव नहीं हैं। जैसे पुराने टाइम पर हम बहुत सारा काम अपने घर का खुद किया करते थे, बट आज के टाइम में हम बहुत ज़्यादा अलग अलग डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए काम से। ठीक है, अब उसके बाद मैं थीसिस लाइन ऐड कर रहा हूँ, आई बिलीव डैट दे आर मोर एडवांटेज एंड देन ड्रॉबैक्स, यानी कि मैं बिलीव करता हूँ फिर भी इसके एडवांटेजेस ज़्यादा हैं इसके ड्रॉबैक्स से। आई विल आउटलाइन माई रीज़न बिलो, मैं इसकी जितने भी रीज़न है उसे आउटलाइन करने वाला हूँ अपने आने वाले पैराग्राफ के अंदर। तो ये सिंपल है। ठीक है, एक और मैं बात कहना चाहता हूँ, कुछ लोग कहते हैं आई विल आउटलाइन माई रीज़न बिलो, ये सब नहीं लिखना चाहिए, इससे नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है एग्जाम पर। ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी आउटडेटेड मेथड नहीं है। इवन आज की जो कैम्ब्रिज 17 बुक्स आई है उसके अंदर भी आप देखेंगे तो यही इस टाइप के फ्रेजेस यूज़ किए गए हुए हैं। ठीक है जी, तो चलिए अब एक और चीज़ आप डाउट क्लियर कर देना चाहता हूँ, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के अंदर हमें, अगर हम एडवांटेजेस बता रहे हैं, ड्रॉबैक्स बता रहे हैं, तो हमें उसी के बारे में डिस्कस करना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर बोल दिया एडवांटेजेस ज़्यादा उसके ड्रॉबैक्स से, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ उसके एडवांटेजेस के गुण गाने लग जाऊँगा पैराग्राफ के अंदर। अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली आपके वर्ड्स रिपीट होने वाले हैं एग्जाम के अंदर, और आपका टाइम पर हो सकता है कि आपका टास्क 2 कंप्लीट ना हो टाइम पर। क्यों? क्योंकि आपको सोचना ज़्यादा पड़ेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको एडवांटेजेस लिखनी है, डिसएडवांटेजेस लिखनी है जो आपने सपोर्ट कर दिया, आप उसके ड्रॉबैक्स भी दिखाएंगे, आप उसके एडवांटेजेस भी दिखाएंगे, और जो कंक्लूजन जब करेंगे आप उसका जो कंक्लूजन लिखेंगे उसके अंदर आप अपनी क्लैरिटी दे देंगे। जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में क्लैरिटी दे दी कि एडवांटेजेस ज़्यादा हैं, बट बॉडी पैराग्राफ में मैं दोनों चीज़ें डिस्कस करूंगा और कंक्लूजन में अपना कंक्लूड कर दूंगा कि फिर भी मेरे को ये अच्छा लगता है। ठीक है, क्योंकि वो मेरा ओपिनियन है। तो चलिए बॉडी पर आपको उम्मीद करता हूँ इंट्रोडक्शन क्लियर हो गई होगी, लाइन टू लाइन कट टू कट क्लियर हो गई होगी। मैंने यहाँ से रिफ्रेश भी किया क्वेश्चन से, मैंने अपनी जनरल लाइन भी ऐड की, थीसिस भी ऐड कर दी, मुझे क्या लगता है। अब बॉडी पैराग्राफ बात करते हैं, यहाँ पर मैं डिसएडवांटेज पहले डिस्कस करूँगा। ठीक है, बॉडी पैराग्राफ में हमें क्या क्या मेथड यूज़ करना है एक बार देख लेते हैं। पील मेथड यूज़ करना है, PEEL, peel, make a point, explain the point clearly, expand your point and by a specific example and link your question। ठीक है जी, हमें ये करना है। तो अभी मैंने क्या करना है कि अब मैं यहाँ डिसएडवांटेज डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या डिसएडवांटेजेस हैं उसकी। ठीक है, द मेन आर्गूमेंट अगेंस्ट यूजिंग मशीन इज़ डैट दे हैव मेड पीपल रेडुनेंट। ठीक है जी, यानी कि मेरे जो मेन आर्गूमेंट है कि जो मशीन के यूज़ करने से पीपल रेडुनेंट बनते हैं, इनएक्टिव होते हैं। अब मैं उसको एक्सप्लेन कैसे करूँगा, मैंने पॉइंट तो दे दिया, क्या मेरा पॉइंट हो गया है रेडुनेंट। ठीक है, मशीन को यूज़ करने से रेडुनेंट पीपल हो जाते हैं। ठीक है, अब उसको एक्सप्लेन दी पॉइंट, मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कैसे। इन फैक्ट्रीज, अब देखिएगा, इसे समझिएगा अच्छे से। इन फैक्ट्रीज फॉर एग्जाम्पल फ्यू पीपल आर रिक्वायर्ड एज द प्रोडक्शन लाइन बिकम मोर मैकेनाइज्ड, यानी कि कुछ लोगों को की ज़रूरत होती है प्रोडक्शन लाइन पर बिकम मोर मैकेनाइज्ड, दिस हैज़ लीड अनएम्प्लॉयमेंट। यानी कि मैं यहाँ क्या कहना चाह रहा हूँ, इसे अच्छे से समझिए। इन फैक्ट्रीज फॉर एग्जाम्पल फ्यू पीपल आर रिक्वायर्ड एज द प्रोडक्शन लाइन बिकम मोर, यहाँ पर लाइन ख़त्म हो रही है हमारी, रिक्वायर्ड होती थी, बट आज के टाइम में एज द प्रोडक्शन लाइन बिकम मोर मैकेनाइज्ड, दिस हैज़ लीड टू अनएम्प्लॉयमेंट एंड हार्डशिप फॉर मैनी पीपल। यानी कि मैं यहाँ पर दे रहा हूँ कि फैक्ट्री में जब इन फैक्ट्री फॉर एग्जांपल कुछ लोगों की ज़रूरत होती है प्रोडक्शन लाइन को मैनेज करने के लिए, बट मैकेनाइज्ड होने के कारण, ऑटोमेशन होने के कारण आज के टाइम में ये अनएम्प्लॉयमेंट रेस कर रहा है और हार्डशिप लोगों के लिए ज़िंदगी में कर रहा है। फॉर मैनी पीपल हु रिलाइड ऑन दिस टाइप ऑफ दी जॉब, यानी कि उन लोगों के लाइफ में हार्डशिप इन्वॉल्व कर रहा है जो इस टाइप की जॉब से इन्वॉल्व होते थे, लेबर टाइप की जॉब से। ठीक है जी, आगे देखिए। इंक्रीज टेक्नोलॉजी एंड मैकेनिज्म हैव आल्सो अफेक्टेड आवर जनरल लेवल ऑफ एक्टिविटी।
अब यहाँ पर मैंने एक और बात यहाँ पर ऐड की कि इंक्रीज इन टेक्नोलॉजी मैकेनाइजेशन आल्सो इफेक्ट आवर जनरल लेवल ऑफ एक्टिविटी, हमारी जनरल लेवल एक्टिविटी में भी वो बाधा डाल रही है, इफेक्ट कर रही है। अब मैं उसको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसा कि मैंने 2 पॉइंट्स वहाँ रेज़ किए जब अपना एक्सप्लेन पॉइंट किया, और वहाँ पर मैंने 2 पॉइंट दिए, एक तो फैक्ट्री में हो रहा था, एक हमारी लाइफ में भी जो आम लोगों की ज़िंदगी में भी वो इफ़ेक्ट डाल रही है। जो मशीन है, ऑटोमेशन है, टेक्नोलॉजी है, हमारी ज़िंदगी में भी ड्रॉबैक्स दे रही है। अब मैं वहाँ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक्सपेंड योर पॉइंट बाय स्पेसिफिक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। फॉर इंस्टेंस, इन द पास्ट मोर पीपल वुड वर्क इन द फील्ड एंड मैनुअल लेबर केप्ट पीपल फिट। यानी कि मैंने यहाँ ये लिखा कि पहले के समय में बहुत ज़्यादा लोग वर्क करते थे फील्ड के अंदर, मतलब एक फील्ड के अंदर काम करते थे, मैनुअल लेबर होती थी वहाँ पर, एंड जो कि लोगों को फिट रखती होती थी। तो मेरा ये इनएक्टिव वाला पॉइंट क्लियर कर दिया मैंने। वेयर एज नाउ डेज पीपल आर मोर लाइक टू इन्वेस्ट इन लेबर सेविंग डिवाइसेज टू डू दी वर्क फॉर देम। बट आज के टाइम में लोग ऐसे डिवाइसेस पर अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं जो उनका लेबर सेविंग डिवाइस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर देकर चलूँ यहाँ पर, वो कौन कौन से डिवाइसेस हो सकती हैं, अगर मैं कहूँ वैक्यूम क्लीनर कह दूँ, वॉशिंग मशीन कह दूँ आप सभी को, या फिर डिश वॉशर कह दूँ, इस टाइप की हैं। एज रिज़ल्ट अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ क्या किया, पॉइंट दिया, उसे एक्सप्लेन किया, उसकी एग्जाम्पल दी। अब यहाँ मैं लिंक कर रहा हूँ, लिंक योर क्वेश्चन, ठीक है जी। एज रिज़ल्ट वी हैव बिकम लेस एक्टिव एंड प्रॉब्लम्स लिंक टू दिस सच एज obesity are on the increase। यानी कि जिसके कारण हम लेस एक्टिव हो गए और जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारी लिंक होगी, जैसे कि ओबेसिटी, लोग मोटे हो गए और वो इंक्रीज़ हो रही है। तो ये मेरी डिसएडवांटेज होगी। मैंने क्या किया, पहले पॉइंट दिया, उसे एक्सप्लेन किया, उसकी रिलेटेड एग्जांपल दी और लास्ट में उसको लिंक कर दिया क्वेश्चन के साथ, कैसे वो लिंक्ड हो गया। ठीक है जी। अब चलते हैं BP2 पैराग्राफ के अंदर, जिसके अंदर मैं एडवांटेजेस डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है जी। अब यहाँ पर मैं पॉइंट दूंगा, हाउएवर दिस डेवलपमेंट हैज़ बाउट विद इट्स सम बेनिफिट्स, यानी कि ये डेवलपमेंट कुछ अपने साथ बेनिफिट भी लेकर आती है। वो क्या लेकर आती है, अब उसको एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी हैव बीन लिबर्टेड फ्रॉम सर्टेन हाउस होल्ड चोर्स थैंक्स टू लेबर सेविंग डिवाइसेज लाइक वॉशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, डिश वॉशर। तो हमें इन सब कामों से जो लेबर ओरिएंटेड जॉब्स हैं, जैसे कि जो घर में जो मॉम्स करती होती हैं, बर्तन धोना, कपड़े धोना, घर की सफाई करना, उन सब मशीन के कारण हमारा इजी हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। अब इसका मतलब मैं इसको एक्सपेंड करूँगा एक एग्जांपल के साथ। दिस मीन्स वी हैव मोर टाइम अवेलेबल फॉर लीजर एक्टिविटी एंड, क्या लिखा है मैंने, ओके सॉरी, वी हैव मोर टाइम अवेलेबल फॉर लीजर एक्टिविटी एंड, इसे लेयर भी कहते हैं कहीं, ठीक है जी, एंड सीइंग फ्रेंड्स एंड फैमिली। फर्दर मोर टेक्नोलॉजी हैज़ एक्चुअली क्रिएटेड मैनी जॉब्स फ्रॉम डिज़ाइन टू प्रोडक्शन एंड सेल्स। अब यहाँ मैं एक्सप्लेन कैसे कर रहा हूँ कि यहाँ आज के टाइम में, जिसके कारण दिस मीन्स हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम अवेलेबल, फ्री टाइम अवेलेबल हो चुका है, जिसे मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ सकता हूँ, फैमिली को टाइम दे सकता हूँ। और इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी के कारण बहुत सारी जॉब्स भी क्रिएट हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे बात करूँ डिज़ाइंस, प्रोडक्शन एंड सेल्स, जो हम मशीन्स बन रही है उसके अंदर जो फैक्ट्री में लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पर लोग ही काम कर रहे हैं जो उस मशीन्स को बना रहे हैं, जो सेल्स कर रहा है, जो प्रोडक्शन हो रही है, तो उसने हमें एम्प्लॉयमेंट भी दी है इन सब ने। ठीक है जी। अब एडवांटेज, अब मैं इसे लिंक कर रहा हूँ इन सभी चीज़ों को। इन ऑर्डर टू डू दीज जॉब्स पीपल नीड ट्रेनिंग विच हैज़ लीड मोर जॉब्स इन एजुकेशन एंड पीपल हैविंग मोर हाईली स्पेशलाइज्ड करियर। मैंने उसको उस चीज़ से लिंक कर दिया। इन ऑर्डर टू डू दिस जॉब्स, इन सभी जॉब्स को करने के लिए पीपल को ट्रेनिंग चाहिए विच लीड मोर जॉब्स। और जो इन सब जो लेबर है वहाँ पर, इंजीनियर फॉर एग्जांपल, जो इंजीनियर ही ये सब बना रहे हैं ना, उनको ट्रेनिंग चाहिए। ट्रेनिंग कौन दे रहा है, एजुकेशन सिस्टम दे रही है, हमारे स्कूल एंड कॉलेजेस दे रही है। उसे मैंने एक सिंपल लाइन में लिख दिया है, इन ऑर्डर टू डू दीज जॉब्स पीपल नीड ट्रेनिंग विच हैज़ लीड मोर जॉब्स इन एजुकेशन पीपल हैविंग मोर हाईली स्पेशलाइज्ड करियर। यानी कि इन सब चीज़ों को पढ़ाने के लिए, एक स्पेशलाइज्ड करियर बनाने के लिए। ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ भी आपकी क्लियर होगी पॉइंट। तो ये रही कंक्लूजन। अब कंक्लूजन में जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि कंक्लूजन में क्या करना है, रिफ्रेश करना है और स्टेटमेंट 1 और 2, इसका मतलब क्या है, जो हमारी इंट्रोडक्शन लाइन है उसको रिफ्रेश करना है, प्लस हमारी जो स्टेटमेंट 1, 2 कौन है, BP1 और BP2 को दोनों को कंक्लूड करके लिख देना है। तो चलिए इस बात को समझते हैं कैसे। टू कंक्लूड
Although technology has had both desirable and negative effects, it has been given us to the potential to reach new heights that would नॉट हैव प्रीवियसली बीन पॉसिबल। यानी कि मैंने यह क्या कहा, जो टेक्नोलॉजी है वैसे तो उसके डिज़ायरेबल और नेगेटिव इफेक्ट दोनों ही हैं, बट उसने हमें एक पोटेंशियल दिया है कि नवी ऊंचाई को छूने के लिए, जो कि पहले टाइम में पॉसिबल नहीं था। अब मैं कंक्लूड कैसे कर रहा हूँ ये देखिएगा, BPN and BP2 को I believe we should focus on ensuring that we receive a higher level of specialization in the workplace, which list not letting ourselves become less healthy and active। मैंने इन दोनों पॉइंट को कवर कर लिया कि हमें स्पेशलाइज्ड होना है करियर के अंदर, और हमें इसकी कोशिश करनी चाहिए कि हम लेस हेल्थी और लेस एक्टिव ना हों, यानी कि हमें एक्टिव और हेल्दी भी साथ में बनने की कोशिश करनी है, जो कि मैंने डिसएडवांटेज के पॉइंट भी कवर कर लिए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, आपको समझ आ गया होगा कि पील मेथड को कैसे यूज़ करके एक हम अपने टास्क 2 को अट्रैक्टिव बना सकते हैं, अपनी स्ट्रक्चर कंप्लीट कर सकते हैं और एक हायर बैंड अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको इस पर आने वाली है सेंटेंस फॉर्मेशन के ऊपर, कैसे आप डिफरेंट टाइप ऑफ दिस सेंटेंस फॉर्मेशन यूज़ कर सकते हैं अपने टास्क 2 एंड टास्क 1 के अंदर। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा इस वीडियो को, कमेंट में बताइए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो, अगर नहीं कुछ भी समझ आ रहा होगा, मैं कोशिश करूँगा आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कमेंट बॉक्स के अंदर ही। और मैं फिर मिलूँगा आपको एक और ऐसी ही एजुकेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। और मैं उम्मीद करूँगा सभी बच्चे जल्द से जल्द अपनी डिज़ायरमेंट अचीव करें और अपनी ड्रीम कंट्री मूव कर जाएँ। बाय बाय।